सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है कि ये जो फोन कॉल कल हुई प्रधानमंत्री मोदी ने, अब क्राइसिस तो देश में बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम ये कैसे मान लें कि कल हरदीपुरी ने भी कहा कि अरे नहीं, हमारे पास एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है। मोदी जी ने कहा कि पैनिक मत करिए। कल राहुल गांधी का जवाब आ ही गया था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी कह रहे हैं कि पैनिक मत करो, वो खुद भी पैनिक में। लेकिन शाम होते होते उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को फोन लगा लिया। इस फोन कॉल का मतलब क्या था? 12वें या 13वें दिन इस फोन कॉल के क्या मायने हैं? सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि अमेरिका का प्रेशर इनके ऊपर आया हुआ है ईरान से बात करने के लिए, और उसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी इस चीज की क्रोनोलॉजी समझनी है कि पिछले एक हफ्ते में अब दुनिया को यह स्पष्ट हो गया है कि खाड़ी युद्ध में ईरान भारी पड़ रहा है और अमेरिका हल्का पड़ रहा है। ईरान ईरान के जो मिसाइल हैं वो दुबई से लेकर इजराइल से लेकर हिंद महासागर में दूर बैठे अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर तक सफल हमला कर रहे हैं। ऊपर से हॉर्मुज बंद करके ईरान ने दुनिया की 20% अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी है। पेट्रोल से लेके, गैस से लेके, यूरिया से लेके, सीमेंट से लेके, दवाई से लेके, प्लास्टिक इंडस्ट्री खतरे में है। दुनिया भर के शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे, उसको लगता है कि मैं गलत रायते में फंस गया हूँ, उस रायते से मतलब उस दलदल से वो निकलना चाहता है, लेकिन वो बाइज्जत निकलना चाहता है। तो अमेरिका एक एक करके दुनिया के दूसरे देश से बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई न कोई कम से कम ईरान से बात कर ले, ताकि हॉर्मुज खुल जाए। क्योंकि हॉर्मुज खुलेगा नहीं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कब ठप होने की पूरी बदनामी ट्रंप के सर पर आ जाएगी। तो वो बदनामी से बचना है तो ईरान से हॉर्मुज खुलवाना है, ईरान से हॉर्मुज खुलवाना है तो ईरान से कोई तीसरे आदमी को बात करना है। तो हमें पता है 2-3 दिन पहले इन्होंने सबसे पहले पुतिन साहब से बात की। तो सोचा इन्होंने कि पुतिन से बात करेंगे, पुतिन ईरान से बात करेंगे। तो पुतिन से बात करने के बाद ईरान ने हमला और ज्यादा कर दिया, तो इनको समझ में आ गया कि पुतिन की बात ईरान नहीं मान रहा है। फिर इन्होंने ओमान से बात की, ईरान ओमान की भी बात नहीं मान रहा है। अब क्योंकि बात सीधे नहीं हो सकती, पीठ पीछे होती है, तो कल एक बहुत मजेदार घटना घटती है। मैंने आपको उसका ट्विटर हैंडल भेजा है, बड़ा रोचक ट्वीट है कि बात क्योंकि सीधे नहीं होती है। तो कल अमेरिका के पैसिफिक सेना के कमांडर एक वावेल साहब हैं, वो कल आते हैं और भारत के सेनाध्यक्ष से मिलते हैं। और ये भारत की सेना का जो ट्विटर हैंडल है वो खुद चलाता है। कल दिन में 10 बजे के आसपास अमेरिकी सेना के कमांडर पैसिफिक से आते हैं। पैसिफिक मतलब उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है, वो जापान से लेना देना है। पैसिफिक कमांडर आते हैं, भारत की सेना से सुबह सुबह मिलते हैं। अब ये हो सकता है कि उन्होंने ट्रंप का संदेश दिया हो कि कम से कम आप अब ईरान से बात करने की कोशिश कीजिए। तुरंत होता क्या है, ये होता है और आधे घंटे के अंदर कल सुबह से आपको ध्यान है गोदी मीडिया में हवा चलने लग जाती है कि ईरान ने भारत के टैंकरों को हॉर्मुज से निकलने के लिए दे दिया है, हॉर्मुज से भारत के टैंक निकलने लग गए हैं, भारत में टैंक पहुंचने लग गए हैं। मतलब 3 घंटे के अंदर गोदी मीडिया ने एक टैंकर को हॉर्मुज से निकाल के 1000 किलोमीटर दूर बंबई तक पहुंचा दिया। हवाई जहाज भी इतनी तेजी से नहीं पहुंचता जितना जल्दी हॉर्मुज के खाड़ी से पहुंचता। तो एक हवा बनाने की कोशिश की गई कि ईरान के साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं, भारत चाहता है तो हॉर्मुज को खोल देता है। उसके बाद मजेदार बात यह होती है कि कल शाम में विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करते हैं, और इस चीज की जानकारी हमें नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, कौन कहते हैं कि जायसवाल साहब, वो कहते हैं कि हमारे विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई। जब सवाल पूछा जाता है कि हॉर्मुज खुल गया क्या आपके बात करने पर, तो कहते नहीं, हॉर्मुज तो नहीं खुला। इसका मतलब तब जाके भारत सरकार को, मोदी सरकार को समझ में आया कि हॉर्मुज नहीं खुलने वाला है। इनको हॉर्मुज को तो नक्शे पर ये देख रहे थे, लेकिन हॉर्मुज बंद रखने का मतलब क्या है, हॉर्मुज का महत्व क्या है, ये कल जाके शाम में मोदी सरकार को समझ में आया कि ये समस्या कितनी बड़ी है। एलपीजी संकट तो जो है ना नीलू जी, वो केवल शहरों में ज्यादा है, और शहर में हमें पता है भाजपा के वोटर ज्यादा हैं। असली कहानी और यहाँ पर आप व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप अंकलों के जरिए और गोदी मीडिया के जरिए शहर के लोगों को, भाजपा समर्थकों को सुबह से शाम तक जय भाजपा तय भाजपा, मास्टर स्ट्रोक करवाते रह सकते हैं। पर भारत के जो किसान है ना, वो एक हफ्ते में उनको 28 जहाज यूरिया चाहिए। भारत में जो एग्रीकल्चर है, भारत में जो खेती होती है ना, एक हफ्ते में भारत 28 जहाज भर यूरिया की जरूरत हमारे किसानों को होती है। हॉर्मुज रुक गया है, एक जहाज नहीं आ रहा है। इनको समझ में आ गया कि एक हफ्ते के अंदर इस देश के किसान सड़क पर आने वाले हैं। और इससे पहले जब वो सड़क पे आए थे तो इनकी क्या हालत थी। वो होता यह है कि हॉर्मुज बंद, यूरिया का संकट आ गया,
किसान अगले हफ्ते सड़क पर उतरेंगे, शहरों के भाजपा वोटर को तो हम संभाल लेंगे, रूरल वोटर्स को, ग्रामीण वोट किसान को हम नहीं समझ सकते। इसीलिए आप कल का न्यूज देखिए, कल शाम 5:30 बजे भारत सबसे पहले चाइना से अब खाद मांगना शुरू किया। इंडिया रिक्वेस्ट चाइना, मतलब चाइना से अब मांगना, चाइना के साथ तो आपका 36 का आंकड़ा है, अब आप चाइना से मांग रहे हैं कि हमको यूरिया दीजिए। उससे भी मजेदार बात, 9:15 बजे रात में भारत के पीएमओ से एक ट्वीट आता है कि भारत किसानों को बचाने का हर संभव प्रयास करेगा। संकट तो एलपीजी का है, आप एलपीजी की बात नहीं कर रहे, किसानों पर तो संकट किसी को पता ही नहीं था। आपने बता दिया कि किसानों पर संकट आने वाला है, क्योंकि आपके समझ में आ गया कि अगला संकट किसानों का है। इसीलिए आपके मुंह से निकल गया कि पीएमओ के द्वारा यह ट्वीट है कि हम भारत के किसानों को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और उसी समय ठीक 9:18 पर पीएमओ का ट्वीट जाता है। और मजेदार बात यह कि 9:18 पर ही पीटीआई एक न्यूज देता है कि भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये कोरोना जैसे संकट का काल है। मतलब पहली बार भारत सरकार कह रही है कल रात में 9 बजे अपने मुंह से कि संकट काल आ गया है, क्योंकि तब तक इनको समझ में आ गया कि ये संकट कितना बड़ा है। इसके बाद अमेरिका के प्रेशर के चलते ये कल रात में ईरान के किसी व्यक्ति से बात किए। वो व्यक्ति कितना ताकतवर है, नहीं ताकतवर है, अलग बात है, लेकिन उन्होंने वो बात करके 12 दिन के बाद उसको कहा कि आपके यहाँ जो हमला हो रहा है उसकी हमें खेद है। अरे महाराज, आपका पड़ोस में कोई आपका दोस्त गुजर गया, जिस दिन गुजरा आप मैयत में नहीं गए, उसके 13 दिन तक श्राद्ध हुआ उसमें आप नहीं गए, सब कुछ खत्म होने के बाद पूरी दुनिया आके उसके घर पर आके शोक मना के चली गई, उसके बाद आप उसके घर जाओगे और उससे बात करने जाओगे, तो इसका क्या मतलब है। और अंतिम पैरा में भारत ईरान को कहते हुए पाया गया है भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट के अनुसार। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ट्वीट जो है ये पीएमओ नहीं कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति अपने हैंडल से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का 2 हैंडल है, एक पीएमओ का हैंडल है, एक व्यक्ति के नाते हैंडल है। तो पीएमओ के हैंडल से ये तो ट्वीट कर रहे हैं कि किसानों को बचाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन पीएमओ के हैंडल से ईरान के राष्ट्रपति से बात करने की बात नहीं करते, वहां पर व्यक्तिगत हैंडल पर चले जाते हैं। कहते हैं कि हमने शौक जताया और ये भी कहा कि ये जो शिपिंग रूट है ये खुल जाना चाहिए, और ये पूरा का पूरा हम डायलॉग से ये चीज खत्म करना चाहते हैं। भारत के नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट रात के 9:15 बजे का बिल्कुल स्पष्ट है, 9 बजे 9:30 बजे के आसपास का, कि रात में 11 बजे के आसपास का। अब आश्चर्य यह होता है कि रात में 11:30 बजे, ईरान में भी उस समय रात में 10 बज रहा होगा, इतनी रात में बात करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब आपके ऊपर कोई दबाव था कि क्योंकि कल ही सुबह जैसे मैंने कहा अमेरिका के पैसिफिक सेनाध्यक्ष आके आपसे बात करके गए थे, हमारे सेनाध्यक्ष थे, और आपने कोशिश शाम में की आपके विदेश मंत्री के द्वारा उनके विदेश मंत्री से हॉर्मुज खुलवाने की बात करने की, वो फेल हो गया। अब क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था, आप रात में 11:30 बजे बात करते हैं, उनको कहते हैं अमेरिका ईरान के राष्ट्रपति को, अब वो कितने ताकतवर हैं नहीं ताकतवर हैं वो अलग बात है, आप उनसे कहते हैं कि शिपिंग रूट खुल जाना चाहिए, मतलब आवागमन खुल जाना चाहिए। और ये होने के 2 घंटे के बाद देर रात में करीब 1 बजे ईरान के जो मुस्तफा खुमैनी हैं उनका ट्विटर पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हॉर्मुज इज माय लिवरेज, आई विल कीप इट क्लोज। मतलब आप ये पूरी कहानी समझ लीजिए। ये सब होने के बाद सबसे अंतिम ट्वीट कल रात 12 कल देर रात का ट्वीट देखिएगा, मेरे ख्याल से रात में 1 बजे का ट्वीट होगा, जिसमें कि भारत का नाम लिए बगैर ईरान के जो सुप्रीम कमांडर आज की तारीख में हैं मुस्तफा खुमैनी साहब, उन्होंने कहा हॉर्मुज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हॉर्मुज है। हॉर्मुज बंद था, हॉर्मुज बंद है, हॉर्मुज बंद रहेगा। और अमेरिका अगर हमारे साथ किसी तरह का वार्तालाप करना चाहता है तो इस युद्ध में जो हमको हानि हुई है, पहले वो हानि का पैसा मुआवजा कितना देगा वो बात कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी कहानी है। इन्होंने जिस तरह से पाशा साहब ने कहा युद्ध शुरू होने से 4 दिन पहले, इनको पता नहीं इनको क्या समझ में आया। सीधी सी बात है नीलू जी कि भारत के लिए अमेरिका भी भारत का दोस्त है, इजराइल भी भारत का दोस्त है और ईरान भी भारत का दोस्त है। ये 3 दोस्त आपस में जब लड़ते हैं तो चौथे दोस्त को किसी भी पक्ष में वो जाके खड़ा होगा तो कोई भी जीते कोई भी उन तीनों के बीच में हारे, आपका तो नुकसान ही होने वाला है। क्योंकि जो हारेगा जो वो कहेगा कि तुम तो उसके साथ चले गए थे। तो जब आपके 3 दोस्त, भारत ये युद्ध शुरू होने से पहले ईरान भी भारत का दोस्त था,
अमेरिका भी भारत का दोस्त था, इजराइल भी भारत का दोस्त था। ये तीनों, इनको पता था कि इन तीनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, हो सकता है युद्ध हो, इनको दूर खड़ा होना चाहिए था। जब तीन दोस्त लड़ते हैं तो चौथे को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर एक दूसरे के पक्ष में पड़ेगा तो इसका मतलब उन तीनों के बीच में नतीजा कुछ भी होगा, आपका एक दोस्त हमेशा घट जाएगा। इतना सिंपल सी चीज जो कि हम लोग आपस में दोस्ती में, यारी में, अपने दोस्तों के बीच भी हम समझते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो भी इस चीज को फॉलो नहीं कर सके। एक हफ्ता पहले चले गए। ये मेरे ख्याल से एप्स्टीन फाइल का इनके ऊपर दबाव था। एक एप्स्टीन का आधा सुधा मतलब ढका मूंदा हुआ वर्जन है अमेरिका के पास, उसका फाइल है। दूसरा इजराइल के पास उसका मास्टर फाइल है, रॉ वर्जन है, उसके पास तो वीडियो भी है और फोटो भी है। तो ये दोनों एप्स्टीन फाइल के प्रेशर में मेरे ख्याल से ये युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल को फादरलैंड मदरलैंड कह दिया। इनको समझ में नहीं आया फादरलैंड मदरलैंड से ज्यादा ताकतवर ईरान का अंकल लैंड है। ईरान सबका चाचा निकल गया इस पूरे युद्ध में, वो दादा और चाचा निकल गया। तो मेरे ख्याल से इनको भी अब समझ में आ गया है कि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ये खुद भी बात नहीं कर रहे थे, इनको भी पता था मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि उसका जो सबसे बड़ा जंगी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका ध्यान में रखिएगा किसी भी देश पर जब हमला करता है तो वो युद्धपोत के जरिए करता है। उसका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम के उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक बहुत बड़ा बेड़ा होता है, उसमें करीब 20-25 युद्धपोत होते हैं, उसमें करीब 150-200 हवाई जहाज होते हैं, उसमें करीब 5000 सैनिक होते हैं। तो अमेरिका एक क्या कहते हैं, समुद्र में चलता हुआ एक टापू होता है, एक पूरी का पूरा सेना का एक टापू होता है। कभी भी वो कहीं पर हमला करता है तो वो उसी युद्धपोत के जरिए, समुद्र के जरिए हमला करता है। हमें पता है ओसामा बिन लादेन को भी इन्होंने मारा था, तो उसके लाश को इसी तरह से तो किसी अमेरिकी जंगी जहाज पर ले जाके समुद्र के हवाले उस लाश को ठिकाने लगाया था। तो अमेरिका के ये सोच रहा था कि ईरान पर भी जब हमला करेंगे तो इस युद्धपोत के जरिए करेंगे। ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, 1 महीना पहले ताइवान की खाड़ी में खड़ा था, उसको ताइवान से निकाल के इन्होंने लाया पर्शियन गल्फ में, मतलब खाड़ी के देश में। ईरान की ताकत देख के यह पीछे हट रहा है। आज की तारीख में वो इतना पीछे हट चुका है कि वो खाड़ी के देश से कम है, वो गोवा के आसपास कहीं खड़ा हुआ है। गोवा, वहां उसके ना सैनिक बाइनोक्यूलर लगा के गोवा के बीचों का आनंद उठा रहे होंगे। वो इतना दूर आके खड़ा है क्योंकि ईरान के पास हजार किलोमीटर दागने की मिसाइल है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका इस चीज से किसी भी तरह से निकलना चाह रहा है। वो पुतिन साहब से कोशिश कर चुका है, वो ओमान से कोशिश कर चुका है, सुनने में आता है वो फ्रांस के द्वारा भी कोशिश कर चुका है। लेकिन ईरान का स्पष्ट कहना है कि हॉर्मुज मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुझे इस युद्ध में जो घाटा हुआ है उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब इसके बारे में अब इस चीज में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं, जब फ्रांस की बात वो ईरान नहीं सुन रहा है, जब पुतिन की बात ईरान नहीं सुन रहा है, जब अपने पड़ोसी ओमान की बात नहीं सुन रहा है, तो आपकी बात क्यों सुनेगा? आप तो युद्ध होने से 4 दिन पहले जय इजराइल और तय ईरान, ईरान को तो आपने आतंकी देश घोषित करके रखा हुआ था। तो आप 12 दिन पहले जिसको आतंकी देश घोषित किए थे, आज उसके राष्ट्रपति से बात करेंगे और वो आपके कहने पे हॉर्मुज खोल देगा? ऐसा थोड़े होता है।